नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमा कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान का एक ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। उनका कारोबार शुरू तो कपड़े से हुआ था, अभी वो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में किंग हैं। उसका जो मालिक है इस वक्त मुकेश अंबानी, कुछ रोज़ पहले तक तो उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर गर्दाना जाता था, लेकिन अभी कहने में ये आ रहा है कि गौतम अडानी जो है वो उससे भी आगे निकल गया है। गो के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसकी जो तरक्की है वो टेम्पररी है, अभी ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन में गौतम अडानी इज़ ऑन द टॉप। अच्छा, तो मुकेश अंबानी ने 2-4 साल पहले डाइवर्सिफाई किया था और मोबाइल टेलीफोनी में कदम रखा। उसका जो ब्रांड है वो है जियो इन्फोकॉम। आजकल वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीफोन कंपनी समझी जाती है। कुछ रोज़ पहले हिंदुस्तान सरकार ने 5G के लिए एयरवेव्स का ऑक्शन किया था, जो कि उसने 88,000 करोड़ यानी तकरीबन 11 बिलियन डॉलर अमेरिका के वो पैसा दे के उसने ख़रीद किया। वो अभी कल उसकी AGM थी, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें उसने ये ऐलान किया कि इस अक्टूबर में दिवाली आ रही है और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा दिन समझा जाता है, फेस्टिवल समझा जाता है। इसीलिए इस दिवाली पर ही अक्टूबर के महीने में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान में 5G यानी मोबाइल टेलीफोनी की 5th जनरेशन जो है वो सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। अच्छा, ख़ास बात इसकी ये है कि जो दूसरे होते हैं मोस्टली वो जो है ना, वो जो 4G उनका जो पहले पूरा गियर होता है, या पूरा मतलब वो जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर वो 5G भी सर्विस करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो कह रहा है कि ये अभी 5G के लिए स्टैंड अलोन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और उसके थ्रू अब इसके लिए इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और उसने कहा है कि सिर्फ 5G के लिए ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट 25 बिलियन US डॉलर्स, और ये इस अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना बैंडविड्थ वो गीगाबाइट्स में होती है और कोई भी फिल्म सेकंडों में आदमी डाउनलोड कर सकता है। नॉर्मली हम जो देखते हैं किलोबाइट्स में मिलती है हमको बैंडविड्थ, और अगर कुछ अच्छी होती है जैसे 4G है तो 4-5 मेगाबाइट हो जाती है, तो हम उस पर शुक्र कर लेते हैं। लेकिन अभी 5G में हमें गीगाबाइट्स जो है ना वो उस हिसाब से बैंडविड्थ मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ने अपनी जो है ना वो सक्सेशन का भी प्लान डिस्क्लोज़ कर दिया अपने शेयर होल्डर्स के आगे। उसने बताया उसके जो 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उसका एक बेटा है आकाश अंबानी, जिसको उसने जियो इन्फोकॉम की चार्ज दे दी है, और दूसरा बेटा है अनंत अंबानी, उसको जो है न्यू एनर्जी यानी उसमें जो है ना रिन्यूएबल एनर्जीज़, सोलार, विंड पावर, और आजकल जो है ना ये जो भी मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के जो भी ज़राए हैं उनको क्रिएट करने के लिए उसके अलग से एक ब्रांच है, उसका इंचार्ज उसने अनंत अंबानी को बनाया है। और उसकी जो बेटी है उसको उसने
रिलायंस रिटेल यानी उसके जो ग्रोसरी या दूसरे जो भी ऑनलाइन या जो मॉल्स वगैरह हैं उसका इंचार्ज बना है रिलायंस रिटेल का, यानी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है रिलायंस की तरफ से उसकी इंचार्ज ईशा अंबानी होगी। आइंदा अक्टूबर से सर्विसेज पहले बड़े बड़े शहरों में शुरू की जाएंगी 5G की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंटीरियर तक चली जाएंगी और 2023 तक पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव में ये 5G सर्विसेज पहुंच जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि वो जो शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई, जिसमें शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना को बोलता है कि तुम ऐसा लेटर लिखो और उसमें बोलो कि हम सरप्लस बजट नहीं दे सकते, और वो हम उसकी कॉपी IMF को भेज देंगे ताकि ये सैबोटेज हो सके जो पाकिस्तान को IMF की 7th और 8th ट्रेंच मिलने वाली थी $1.18 बिलियन की, भाई वो न मिले। और जब पहले तो उन लोगों ने इनकार किया कि नहीं ये तो फैब्रिकेटेड है, फेक है, बाद में फिर सब लोगों ने माना और फिर डटा ही ये कि कहने लगे कि इसमें क्या बुराई है, वो भी तो हमको ब्लैकमेल करते हैं। यानी इसमें क्या है कि इंटरनल स्क्वाबिल्स जो हैं अपने झगड़ों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी ये गुरेज नहीं करते। बावजूद इनकी इस साजिश के शुक्र है अल्लाह का, कल IMF के जो गवर्निंग बोर्ड है उसकी न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई और उसमें ये जो 7th और 8th ट्रेंच है उसको IMF ने मंजूरी दे दी। अब बावजूद इसके कि ये इतना लोन मिलना शुरू हुआ है और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि अभी $6 बिलियन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3.5 बिलियन और $2.5 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से भी मिलेंगे, और $4 बिलियन तो पहले ही वो कुवैत और सऊदी अरेबिया जो है वो वादा कर चुके हैं। बावजूद इसके जो है डॉलर की कीमत जो है ना कम नहीं हो रही। कुछ रोज़ पहले तक तो 212 तक पहुंच गया था पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अभी फिर 222-23 तक, आज सुबह को कह रहे थे कि 219 तक आ गया है। हकीकत में तो हमें उम्मीद थी कि कम से कम 200 रुपये तक तो पहुंच जाना चाहिए था डॉलर का भाव। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि वो पेमरा ने यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान की जो तकारीर हैं, जो उनके खुतबे हैं, उनकी लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। वो एक गैप रख के या लैग रख के वो कोई भी टेलीविज़न चैनल वाला दिखा सकता था। उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ने दरख्वास्त दे दी और वहाँ पर जब भी उनसे पूछा गया कि सरकारी वकील से जज साहब ने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं, तो उसने बताया कि इसने तो रावलपिंडी में एक इजलास में खड़े होके मोहतरमा जज जो थी ज़ेबा चौधरी उसको धमकियां दी थी और IG को और DIG को भी धमकियां दी थी। तो इस तरह से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल पाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे जो है इसके खुतबे आवाम तक सीधे सीधे पहुँचे। तो जब ये फिर वो PTI के वकील से पूछा जज साहब ने, तो उसने बोला कि उसकी नीयत ये नहीं थी इमरान खान की। खैर फिर मतलब दोनों अतराफ़ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने फ़िलहाल कुछ रोज़ के लिए, यानी वो उन्होंने जो है ये तारीख़ फ़िक्स की है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ, 5 सितंबर तक दूसरी तारीख सुनवाई फ़िक्स की है। तब तक स्टे लगा दिया है पेमरा के इस आर्डर पर। मतलब इतने चंद दिनों तक, अभी 30 तारीख आज है तो समझो 6 दिन के लिए उसको ये राहत मिली है इमरान खान को, और वो 6 दिन तक डायरेक्ट उसकी तकारीर टेलीकास्ट की जा सकेंगी। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि
पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से सब्जियां मंगवाने का, इंपोर्ट करने का प्लान बनाया है। पहले तो वो कश्मीर और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A वगैरह का बहाना बनाकर हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखना नहीं चाहती, तिजारती ताल्लुकात। तो फिर अभी लेकिन क्योंकि जो ये सैलाब आया है तो उसकी वजह से पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे हैं। तो उसकी वजह से हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि सब्जियां हिंदुस्तान से वाघा बॉर्डर के थ्रू, क्योंकि उस तरह 1-1.5 घंटे में हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक सब्जियां पहुंच सकती हैं और वो सस्ती भी पड़ेंगी। ईरान से भी लेते रहे हैं, लेकिन ईरान ने अभी उसके ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है तो वो महंगी पड़ जाती हैं। और अफ़गानिस्तान से आलू वगैरह आते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है। तो इस वक्त मोस्ट जो फेवरेबल मतलब जगह है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन ये प्लान तो बनाया है, लेकिन उसके ऊपर अभी बातें कर रहे हैं, उस पर अभी तक अमल दरामद तो हुआ नहीं। और पाकिस्तान में जो व्यापारी हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने कुछ खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि रॉ वेजिटेबल्स इंपोर्ट करे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं। यानी जैसे टमाटर मंगवा सकते हैं, लेकिन टमाटर प्यूरी या टमाटर केचप वगैरह जो है ना वो नहीं होना चाहिए, या फ्रेंच फ्राइज़ रेडीमेड वो नहीं होने चाहिए। आलू चाहें तो मंगवा सकते हैं इस तरह। और हमने आज जो पाकिस्तान के दाम जो देखे तो जो मतलब प्याज है 350 रुपये किलो तक पहुंच गई है। और आलू खैर कम हुए हैं, 100 रुपये किलो हैं, यहाँ पर तो 16 रुपया किलो हैं। और टमाटर 200 रुपया किलो है पाकिस्तान में, यहाँ पर 15 रुपया किलो हैं वो। और लहसुन पाकिस्तान में 300 रुपया है, यहाँ पर 40 रुपया है। और गोभी, कालीफ्लावर जिसे फूल गोभी बोलते हैं हम, वो वहाँ पर आपके पास पाकिस्तान में 250 से 200 रुपये तक है। और यहाँ पर 30-35 रुपये का एक फूल मिलता है। अभी वो 1 किलो नहीं होगा तो 1.25 किलो तो हो ही जाता है वो। और पीज़ यहाँ पर 40 रुपया किलो है पाकिस्तान का, उसने होलसेल का रेट हमने सुना आज 270 रुपया है। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान से अगर ये सब्ज़ियाँ मंगवाएंगे तो पाकिस्तानी आवाम को ख़ासी राहत मिल सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दवाइयों की भी बड़ी कमी है। यहाँ तक कि जो पैरासीटामोल एक कॉमन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए दिया जाता है, जिसका मशहूर वो आपके यहाँ जो है पेनाडोल है उसका ब्रांड, वो भी पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया। और महंगा था क्या, मिलने को नहीं हो रहा, यानी नापैद हो गया है। तो अगर चाहे पाकिस्तान तो, और हिंदुस्तान को आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि ख़ुद यूएनओ ये मानता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि इंडिया हैज़ बिकम दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए दवाइयाँ बना रहा है और सस्ते भाव में बना रहा है। तो अगर पाकिस्तान चाहे तो हिंदुस्तान से दवाइयाँ भी दरामद कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जो उसके ख़िलाफ़ राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं, उसने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ईसीपी में दरख्वास्त दी है कि उसे तोशाखाना केस का हवाला देकर उसने कहा है कि उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर इमरान ख़ान को पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दिया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए ताकि वो किसी भी इलेक्शन में खड़ा न हो सके। तो अभी वो इमरान ख़ान को उन्होंने नोटिस निकाला था ईसीपी ने, जब उस नोटिस के जवाब में इमरान ख़ान हाज़िर नहीं हुआ, उसका वकील हाज़िर हुआ और उसका अभी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर फिर से उसकी मुकर्रर की है पेशी उसकी। और देखें 7 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन इमरान ख़ान तो अपनी डटाई पे अड़ा हुआ है। वो तो कहता है कि मुझे गिफ्ट मिली थी, मुझे तोहफ़े मिले थे, मेरी मर्ज़ी है मैं अपने पास रखूं या गवर्नमेंट को दे दूं। अब इन साहब को कौन समझाए कि मियाँ आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो इमरान को नहीं, वो वज़ीर आज़म को मिली थी। और वज़ीर आज़म जब एक मुल्क का होता है तो वो उस मुल्क की अशिया हो जाती हैं और उसके लिए एक कानून बना हुआ है, आप उसकी कीमत देकर उसे ख़रीद कर सकते हैं और फिर उन चीज़ों को आपको बेचना भी नहीं है बाज़ार में। खैर अभी वो तो अभी ईसीपी ये सुनेगा
इनके दोनों अतराफ़ के आर्ग्यूमेंट्स और फिर उसके बाद कुछ फ़ैसला करेगा। फ़िलहाल तो ये मामला 7 सितंबर तक टल गया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।